राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल का वो केस सीखेंगे जिसमें कि राइट साइड जो फंक्शन है वो होता है cos ax प्लस बी या sin ax प्लस बी। इससे पहले हमने केस 1 सीखा था जिसमें यहाँ जो फंक्शन था वो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर ax। ओके, और हमने CF की भी कुछ वीडियोस बनाई थी। तो अगर आपको CF सीखना है या उस केस को सीखना है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अभी मैं PI के सारे केसेस कवर करूंगी और इसके बाद ऑयलर कॉशी पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आपके लिए ये टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, इस वीडियो में मैं 8 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, टोटल 8, और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एट द एंड आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे विद आंसर्स, तो आप उनकी सॉल्व करिएगा जिससे आपकी इस टॉपिक पर और अच्छी कमांड हो सके। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, तो इस रूल में क्या होता है, हमें PI फाइंड करना है ना। तो जब भी हम PI फाइंड करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, सपोज हमारे पास ये है इक्वेशन, क्योंकि कॉस और साइन के लिए सेम रूल है तो मैंने यहाँ कॉस के लिए बताया है। ओके, तो हमारे पास ये इस तरह की अगर इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, PI के लिए 1 अपॉन जो D के टर्म में हमारे पास ये फंक्शन होता है उसको नीचे लिखते हैं और cos ax प्लस बी को ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब बात ये आती है कि हम PI कैसे निकालें। यहाँ क्या रूल है, जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था उसमें हम क्या करते थे, D की जगह A रख देते थे, है ना। D को A से रिप्लेस करते थे जब हमारे पास फंक्शन था e की पावर ax। ओके, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, किससे, माइनस a स्क्वायर से। d स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर। याद रखिएगा ये माइनस a का होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि माइनस a का होल स्क्वायर होता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, जो x का कोफिशिएंट है a उसका स्क्वायर करो और उसमें माइनस लगाओ। ठीक है, मान लो हमारे पास हो cos 2x, तो a कितना हो गया 2, b तो वो है जो विदाउट x है, कांस्टेंट टर्म है ना। हमें किससे मतलब है, जो x के साथ है कोफिशिएंट, तो x के साथ यहाँ पे क्या है 2। ओके, तो d स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस, और इस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इस तरह से रिप्लेस करते हैं। तो क्या क्या, अगर d स्क्वायर है तो उसको रिप्लेस कर दो माइनस a स्क्वायर से और ये फंक्शन एज इट इज। बट कंडीशन क्या है, जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये चेक कर लेंगे कि पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही है, तो ये कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो है तो हम डायरेक्टली इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, किसकी जगह पे, d स्क्वायर की जगह पे। ओके, तो d स्क्वायर को हमने रखा माइनस a स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको इसमें, यदि मान लीजिए d की पावर 4 हो तो d की पावर 4 को हम ब्रेक कर देंगे, d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो d स्क्वायर की जगह हम क्या रख रहे हैं, माइनस a स्क्वायर, यहाँ भी माइनस a स्क्वायर, तो टोटली क्या बन गया, a की पावर 4। ठीक है, इस तरह से ब्रेक करके रख लेते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर d की पावर 4 तो आपने मैम ले लिया, d क्यूब होता तो कोई बात नहीं, d क्यूब होता ना तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते, d स्क्वायर इंटू डी। तो d स्क्वायर को तो यही रखेंगे हम माइनस a स्क्वायर और d को एज इट इज। ठीक है, अब d का आगे क्या होगा, इस पर बेस में भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, लेकिन रिप्लेस करने के लिए ये जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट करने पे ये टर्म हमारी नॉन जीरो नहीं आती, ये जीरो आती, तो क्या करेंगे, जैसे लास्ट केस में हमने किया था एक्सपोनेंशियल में कि हम ऊपर x लिखते थे नीचे डिफरेंशिएट करते थे ना, सेम काम यहाँ करेंगे। अगर पुट करने पे ये 0 आ रहा हो तो ऊपर तो x लिख दो, ये x आ गया, और नीचे वाली को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, f डैश डी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, d के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो d के टर्म में है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली d के टर्म में ही होगा। ठीक है, तो x रखेंगे, नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फंक्शन एज इट इज। फिर से देख लेंगे, ऐसा तो नहीं कि पुट करने पे 0 आ रहा हो, 0 नहीं आना चाहिए। ओके, लेकिन मान लीजिए 0 आ जाए तो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, एक और x आ जाएगा, x स्क्वायर, नीचे अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में क्या कहा जा रहा है, आपको दिया है d स्क्वायर प्लस 4 दिया है, यहाँ sin 3x है ना। तो sin 3x है, यानी कि ये रूल 2 का, ये जो अभी वाला रूल हम पढ़ने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या किया, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 लिखा, sin 3x लिखा। ओके, अब हमें पता है कि d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस a स्क्वायर से। a कितना है 3, तो यानी कि माइनस का 3 स्क्वायर है ना, और माइनस 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -9।
ओके, तो डी स्क्वायर की जगह -9 रखें, तो जब यहाँ -9 रखेंगे, -9 + 4 0 तो नहीं होगा, तो रख दिया हमने -9 + 4 और ये कितना हो गया -5, तो -1/5 sin 3x एज इट इज आ गया। तो ये हमारा PI फाइंड हो गया। ओके, ईजी है ना ये बहुत। अच्छा, अब मान लीजिए अगर ये 0 हो जाता तो अब तो उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दूसरा लिया है ना। तो देखिए इसमें अब हम क्या सीखेंगे कि अब जैसे इसमें इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन ये तो उसी तरह का d² + 4 पिछले में भी था, लेकिन यहाँ sin 2x कर दिया है। ठीक है, तो अब हमने इसको ऐसे लिख लिया पहले। अब हमें पता है कि d² की जगह क्या आएगा -4, क्योंकि a कितना दिया है यहाँ पे 2 है ना, तो माइनस और 2² यानी कि -4, तो -4 रखना होगा, तो -4 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -4 + 4, तो उसका मतलब हम नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम x लिखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना हो गया 2d। ओके, ये आ गया। अब क्या करें, अब तो d² है नहीं, d है, लेकिन d नहीं रिप्लेस होता, इसमें रिप्लेस होगा तो d² ही होगा। ठीक है ना, तो अब क्या करें, अब ये करेंगे। वैसे इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगी, इसमें मैंने एक लिखा हुआ है, दोनों बता देती हूँ। क्या करना है, देखो x ऐसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएट करके 2d आया तो 2 ऐसे ही रहेगा, बस नीचे क्या है 1/d है ना। अब d मैंने आपको पहले बताया था जब ये टॉपिक शुरू किया था कि d होता है d/dx, यानी कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो 1/d होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह जो भी फंक्शन हो वो लिखो और विद रिस्पेक्ट टू x। तो d डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन 1/d इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन किसका, जो ऊपर से फंक्शन आ रहा है। तो ये x/2 को तो हमने ऐसे ही बिठा दिया, लेकिन इंटीग्रेशन किसका, इसका sin 2x का। ठीक है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन कर दें तो -cos 2x/2 आ गया। ओके, बस हो गया, ये 2 × 2 = 4 हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो 1/d को हटाना है तो क्या करो, उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, अब मैं आपको जो कहती है एक और तरीका है, वो तरीका क्या था कि हम इसमें क्या करते, ऊपर नीचे d का मल्टीप्लाई करते। मान लीजिए x/2 को हमने ऐसे ही रहने दिया, नीचे d² किया, ऊपर d किया, sin 2x किया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब आपको पता ही है कि d² की जगह क्या रखना है हमें -4, तो ये हो गया x/2 × -4 और d ऑफ sin x का मतलब ये, यानी कि d sin x का मतलब हो गया, d मतलब d/dx, तो d/dx ऑफ sin x नहीं sin 2x है ना, sin 2x, तो यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो d sin 2x का मतलब है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2 cos 2x। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया x -4 नीचे और cos 2x, तो आप देख लो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता, या कई बार गलती भी हो जाती है इंटीग्रेशन में, तो आप ऐसे कर सकते हो। वैसे कैलकुलेटर से भी इंटीग्रेशन के जो सिंपल फॉर्मूले हैं ना, इनके वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा, मैंने आपको दोनों बता दिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी देखिए आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले PI के लिए तो हम ऐसे लिखते हैं, 1/FD वाली फॉर्म लिखी, ये वाला फंक्शन लिखा हमने साइन वाला, है ना। अब हमें क्या करना था, यहाँ तो d³ है, हमें तो d² को रिप्लेस करने का पता है, तो d² को किससे रिप्लेस करना है, -4 से, क्योंकि x के संग कितना है 2, तो -2² यानी कि -4 है ना। तो d² रिप्लेस होगा, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया d³ है तो उसको ब्रेक किया हमने d² × d में, और d² की जगह रखा -4, तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं समझाने के लिए कर रही हूँ इसलिए सारे स्टेप लिख रही हूँ। आप चाहेंगे जब सीख जाएंगे ना, तो आप चाहिएगा कि इसके बाद आप सीधे ये लिख लें। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम सीधे लिख सकते हैं जंप करके। तो अब ये आ गया, अब इसमें तो d है ना। अब पिछले वाले की तरह अगर इसमें ये 1 नहीं होता तो 1/d होता, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते, या d का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, फिर जैसे बताया अभी पिछले क्वेश्चन में वैसे कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, या 1 है प्लस में। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करें, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख लिया 1 - 4d, बस ये माइनस मुझे हटाना था इसलिए, नहीं तो हम कॉमन भी ले सकते थे। तो 1/1 - 4d लिख लिया, मुझे माइनस शुरू में नहीं सही लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप एज इट इज भी रहने दे सकते हो। अब हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट, यानी कि जैसे ये 1 - 4d है ना, तो 1 + 4d का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि नीचे फॉर्म बन गई a - b a + b, यानी कि a² - b² वाली। ओके, तो a² - b² की फॉर्म जब बनी तो क्या बना, 1 - 16d²। ओके, हमें तो d² लाना था ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि मैम हम उसमें d का मल्टीप्लाई कर देते तो d² तब भी आ जाता, तो d का मल्टीप्लाई करने से यहाँ d² तो आता, लेकिन फिर से यहाँ d आ जाता
है ना, और डी इसमें रिप्लेस होता नहीं है, होते तो स्क्वायर वाले हैं, इसीलिए हमने इस तरह की टर्म का मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये आ गया। अब क्या करें, अब डी स्क्वायर आ गया जो हमें चाहिए था, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दे -4 से, तो इसकी जगह जब हम रख देंगे -4 तो क्या हो गया 1 - 60, नीचे ये -4 हो गया, ऊपर वाली टर्म मैंने एज इट इज रहने दी। ओके, अब नीचे क्या बन गया ये 65, तो 1/65 हो गया। ऊपर आपके पास टर्म है 1 + 4d, तो 1 का जो मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया, +4 एज इट इज आ गया। डी माने आपको बताया था मैंने डिफरेंशिएशन है ना, तो फिलहाल मैंने डी को ऐसे ही रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया 2 cos 2x + 3 है ना, तो 2 का जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसके बाद यहाँ ये लिख सकते थे। ओके, तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपने इसमें क्या नया सीखा कि अगर डी वाली टर्म नीचे बचती है और उसके संग कुछ प्लस या माइनस में बचता है तो हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता दूँ, मान लीजिए यही था है ना, आप अगर सोचते कि हम इसे नहीं घुमाएं, हम डायरेक्ट इसको कुछ मल्टीप्लाई करें, तो आप इसका भी कर सकते थे, मतलब इसमें इसका तो कर ही सकते हैं, जो लोग देख लेंगे 1 - 4d इसको लिखा है, या अगर किसी ने इसका मल्टीप्लाई किया -4d + 1 में -4d - 1 और -4d - 1 इसका भी किया तो भी ठीक है, तभी भी ये a + b a - b की फॉर्म बन रही है ना। ठीक है, बट ये माइनस माइनस ज़्यादा दिख रहा है ना इसमें, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उसको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से किया। ओके, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप खुद करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या लिखा है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का तो पता ही नहीं, हमें तो उसका रूल पता है cos x या cos ax टाइप का है ना, या sin ax टाइप के, लेकिन स्क्वायर का तो नहीं पता। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज़ की। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, cos 2a वाली। cos 2a की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a - 1। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली, cos 2x, और इसको उधर भेज दिया ना, a को हमने x रख दिया तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये आ गई तो दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, एक पार्ट में हमारे पास क्या आ गया 1/2 और दूसरे में क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x। ठीक है, फिर P1 P2 से हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करके इसको किया, तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, क्योंकि यहाँ 1/2 है, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 e⁻⁴ x, तो ये कौन सा हो गया, रूल 1 है ना, एक्सपोनेंशियल वाला। तो d को रिप्लेस कर दें 0 से, तो जब यहाँ 0 रखा तो ये क्या हो गया 1/4 × 1/2 1/8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रूल 1 अप्लाई हो गया। इसके बाद हम P2 को देखें, तो ये था हमारा P2, तो इसमें क्या हो गया कि अब हमें पुट करना था है ना, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना था, -4 रिप्लेस करना था, डी स्क्वायर को -4 से रिप्लेस करना था। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जैसे पहले किया अभी क्वेश्चंस में। तो क्या करें, ऊपर x लिखा और नीचे डिफ्रेंशिएशन किया, नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2d है ना, ये आ गया। फिर अब 1/d मैंने आपको बताया था, उसका मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसका किया तो क्या आया sin 2x/2। ठीक है, ये 2 × 2 = 4 हो गया, तो ये हमारा P2 आ गया। आप उससे भी कर सकते थे, जो मैंने एक और तरीका बताया था ऊपर नीचे डी के मल्टीप्लाई करने वाला, करके देख लीजिएगा सेम आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, P1 P2 को ऐड किया, देन वी हैव PI। ओके, सो दिस इज आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो इस पिछले क्वेश्चन में नया क्या था कि वहाँ cos स्क्वायर x था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो sin 3x cos 2x प्रोडक्ट में है। हमने तो रूल पढ़ा था इनके अलग अलग के लिए, प्रोडक्ट के लिए तो पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो क्या करेंगे, तो जैसे इसको मैंने अभी पहले लिख लिया, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप PI का। अब हमने क्या किया, ये आइडेंटिटी यूज़ की, कौन सी, इसमें ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया ना 2 का, तो ये क्या बन गई 2 sin a cos b वाली इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो 2 sin a cos b क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, 2 sin a cos b, ये क्या होता है sin a + b + sin a - b। तो a + b किया तो 3x + 2x 5x हो गया, a - b किया तो 3x - 2x x हो गया। ठीक है, तो हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई किया, तो जब अप्लाई किया तो इसके लिख दिया, 1/2 को बाहर यहाँ बिठा दिया, 1/2 को यहाँ पे भी रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब क्या करना है, अब हमने देखा अब इसको दो टर्म्स आ रही है ना, तो क्यों ना हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें। तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें, तो एक में sin 5x है, एक में sin x है। ठीक, तो अब ये क्या आ गया, ये पूरा टर्म, और ये sin 5x को मैंने लिया P1 के लिए, है ना,
तो अब आपको पता है कि डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस होता है, तो इसमें डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, -5 यानी कि -25 से। तो -25 यहाँ पुट किया, -4d + 3 को एज इट इज रहने दिया। ओके, और इसके बाद ये क्या बन गया, -22 - 4d, यही आएगा ना, -22 - 4d, पर माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया। ठीक है, इसमें से 2 और कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे अपने अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा। फिर 11 + 2d है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, 11 - 2d, उसका ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, sin 5x आ गया। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब मैं सिर्फ उसको कह रही हूँ कि जहाँ पे हम साइन चेंज कर दे रहे हैं। ओके, अच्छा, अब ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो यही रहा 11 - 2d, नीचे क्या बन गई, a + b a - b फिर से आ गया, तो a² - b² उसका फॉर्मूला होता है, तो हमने अप्लाई किया तो ये हमें मिला, है ना। अब d² आ गया, d² को फिर से रिप्लेस कर दे -25 से, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, जब रिप्लेसमेंट किया तो हमारे पास नीचे ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये था ना d², तो d² की जगह यहाँ पे आ गया -25। ओके, मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई और जो भी एडिशन वगैरह करके हमारे पास ये आया, और ऊपर, हाँ ऊपर क्या था देखो, 11 - 2d था, तो 11 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 11 sin 5x आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे था -2d और ये, तो यानी कि -2 एज इट इज, d से डिफ्रेंशिएट करें इसको, यानी कि आएगा 5 cos 5x, तो 5 × 10 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये आ गया है। ओके, तो सिंपलीफाई करके हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया, लेकिन फाइनल आंसर नहीं, अभी ये P1 का फाइनल आंसर है। इसी तरह से हमने P2 को किया, तो P2 के अंदर इसके स्टेप्स रिपीट नहीं करूंगी, आपके सामने ये है, आप इसको खुद देख लीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा यहाँ d² - 1 से रिप्लेस होगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स ही हैं। ओके, तो फाइनली हमने Pi को लिख दिया P1 + P2 को ऐड करके। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। हालांकि ये लेंदी है, बट आपको आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली ये K, A, P इनके टर्म्स में था, कांस्टेंट के टर्म्स में, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है यहाँ पे। तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज हमने लिखा। अब हमें पता है कि यहाँ एक ही जगह क्या है, P, तो यानी कि d² किससे रिप्लेस होगा, -p² से। तो जहाँ d² था वहाँ पे तो मैंने लिख दिया -p²। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज, लेकिन इसमें d की टर्म और थी, है ना, तो क्या किया मैंने, 2kd एक साथ और ये k² - p² एक साथ। ठीक है, और ये वाली टर्म तो यहाँ रहेगी, लेकिन अब हमें पता है कि d को हटाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। तो अब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 2kd - k² - p² और 2kd - k² - p², यानी कि बस प्लस की जगह हमने माइनस ले लिया, है ना। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रखी अभी, और अब ये a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये 2kd का स्क्वायर हो गया 4k² d², और यहाँ पे इसका आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब d² आ चुका है, तो d² की जगह हमें रखना है माइनस का p², तो हमने इसकी जगह -p² पुट किया, तो डिनोमिनेटर की टर्म बाकी सब ऐसे ही आ गया। ऊपर है हमारे पास 2kd, d यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, a तो है पहले से, p आएगा और एक माइनस, तो -ap sin px आएगा, तो -ap sin px और 2k पहले से थे। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा, ये टर्म आएगी और इसका एज इट इज मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। बस अब इसमें से मैंने a को कॉमन ले लिया है, और हाँ माइनस दोनों में ऊपर था, यहाँ भी था, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे K, A, P इस तरह के कुछ भी डिफरेंट से अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, डिफरेंट नोटेशंस के साथ, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसे एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर पाएँ, आप अच्छे से सीखें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी मैंने इसीलिए लिया, इसमें MN करके कुछ दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट साइड फंक्शन है cos mx, और इसने बताया है कि m इज m नॉट इक्वल टू n, है ना। तो हमने पहले फर्स्ट टर्म हमने जैसे लिखते हैं हमने लिखा। अब हमें पता है कि d² को रिप्लेस करना है -m² से, तो d² को जब -m² से करना है तो d की पावर 4 को किससे करना होगा, क्योंकि d की पावर 4 क्या होता है, d² × d², तो d² की जगह रखा हमने -m², इसकी जगह भी रखा -m²,
तो ये क्या बन गया m की पावर 4, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है m की पावर 4। तो इसकी जगह रख दिया हमने m की पावर 4 और डी स्क्वायर की जगह माइनस एम स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो बस आपका आंसर हो गया। और हमें पता ही है कि m नॉट इक्वल टू n है, ये इसलिए इसने दे दिया क्योंकि ये एक्चुअल में ये क्या बन रही है नीचे टर्म, ये एक्चुअल में ये बन रही है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, है ना। बट हमें पता है m नॉट इक्वल टू n है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसमें और है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली लिया है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसमें आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी निकालनी होगी। देखिए इसमें क्या कहा है इसने, इसको सॉल्व करो, फाइंड करो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कुछ कंडीशन और दी है इसने कि y की वैल्यू क्या है 3 है और dy बाई डी एक्स इज 0 व्हेन x इज 0, है ना। x 0 पे ये दोनों की वैल्यू दे रखी है y और उसके डेरिवेटिव की, और फिर जो y आएगा उसको पाई बाई 2 पे निकालना है। तो पहले इसको कर लेते हैं। देखिए CF सॉल्व करना है तो मतलब CF PI दोनों आएंगे। तो CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, रूट निकाले, और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए मैंने आपको बताया था ना CF कैसे निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने CF लिख लिया। फिर PI निकालना बहुत आसान है, साइन 3x है, डी स्क्वायर को -9 से रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप रख के देख लीजिएगा 2d + 1। फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया 2d - 1 से, तो ये आ गया। और फिर डी स्क्वायर को रिप्लेस किया -9 से, ठीक है। तो -9 जब रखेंगे या -37 हुआ, -37 से ही कैंसिल हुआ, तो फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब किया है अभी, क्योंकि ये तो आपको पता ही है CF PI इसका। मेनली मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि मैं ये कंडीशंस को डिस्कस कर सकूं कि कैसे इनका हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा, ओके। चलो अब आगे मेनली ये देखते हैं कि कंडीशन कैसे यूज़ होगी। तो CF PI जब हमारे पास आ गई तो y आ गया CF + PI, है ना। अब जो इसमें डिफरेंट है इस क्वेश्चन में वो भी शुरू होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमें कंडीशन दी है y इज 3 व्हेन x इज 0। तो क्या करना है, y की जगह 3 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे इसमें सॉल्यूशन में। तो जब यहाँ 0 रखा तो ये 1 हो गया, यहाँ x को 0 रखा तो ये 1 होगा, तो C1 बचेगा। यहाँ 0 रखा तो साइन 0 0, इसमें 0 रखा तो cos 0 1, तो इसलिए 6 आ गया, ये फिर से 0 हो गया, है ना। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो इससे हमें फाइनली ये इक्वेशन मिली, और 6 को जब उधर भेजा तो C1 की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो इस तरह से हमने C1 की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस होती है इसलिए दी जाती है ताकि हम कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लें। अब दिया है इसने dy बाई डी एक्स 0 है व्हेन x इज 0, तो dy बाई डी एक्स में 0 पुट करना है, लेकिन dy बाई डी एक्स होना तो चाहिए हमारे पास, अभी तो है नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो y है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कैसे किया, डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले e की पावर -x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला, -e की पावर -x, ये ब्रैकेट वाली टर्म्स एज इट इज, प्लस फिर e की पावर -x को ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, -3c1 sin 3x, cos 3x का क्या होता है sin 3x होता है ना, और एक 3 आता है इन2 में, तो ये आ गया। फिर sin 3x का किया तो 3 cos 3x आएगा, ठीक है। C2 एज इट इज आएगा, ये आ गया। फिर इसको किया हमने डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट टर्म को भी किया। तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, आप कर लेंगे। और अब डिफरेंशिएशन के बाद इस कंडीशन को यूज़ करना है, तो x की जगह 0 रखेंगे और dy बाई डी एक्स की जगह भी 0 रखेंगे। तो यहाँ भी 0 रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखा, तो आपको इक्वेशन ये मिली, है ना। लेकिन C1 की वैल्यू तो हमें मालूम है -3, तो जब C1 की वैल्यू -3 रखी तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, वैल्यूएट होकर C2 की 0, ओके। तो C1 C2 दोनों आ गए, सिर्फ 2 ही कांस्टेंट थे हमारे y में, दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो फाइनली y हमारा ये बन गया, ओके। तो y तो आ गया, लेकिन उसने कहा था y बताओ व्हेन x इज पाई बाई 2। तो अब हम इसमें x = पाई बाई 2 पुट कर देंगे। तो सब जगह हमने पाई बाई 2 पुट किया, ठीक है। तो जब यहाँ पुट किया तो ये cos 3 पाई बाई 2 था, तो cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो ये टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, है ना। ये क्या होता है -1, तो माइनस इंटू -1 यानी कि 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 फॉर x = पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन थे, आई होप आपको सारे के सारे समझ आए होंगे, और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। और अब देखिए आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ओके। टेक केयर, राधे राधे।